गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। आपको याद होगा कि कोलोइड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टीज है चार्ज एट कोलोइड्स। इससे पहले ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट या विजिबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, नॉन सेटिंग प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी चार्ज एट कोलोइड्स देख लेते हैं। और ये चार्ज जो है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बहुत शुरू से ही चार्ज के बारे में बात करते आ रहे थे। ये बताया था कि इन ए कोलोइडल सॉल, कोई भी अगर हमारे पास कोलोइडल सॉल है, there is a particular charge, there is a particular charge at the particles of dispersed phase, particles of dispersed phase। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे कुछ पार्टिकुलर चार्ज होते हैं, ये पहले से भी जानते हैं। एंड अपोजिट चार्ज इज देयर इन द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक बात है, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और यही जो चार्ज है वही स्टेबिलिटी का कारण भी है। यही है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स के स्टेबिलिटी का यह कारण भी है। जब सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक साथ वो एग्रीगेट नहीं होंगे, बड़े से पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, और इसलिए वो स्टेबल होंगे, वो डिस्पर्स रहेंगे, पूरे मीडियम में फैले रहेंगे। ये उसका कारण भी है। तो बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। have been given to explain the charge at colloids. Charge at colloids. But the most accepted is the preferential adsorption of charge। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये थ्योरी है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज, जो एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कोलोइडल सॉल में चार्ज कहाँ से आते हैं। मतलब ये कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे एक चार्ज होता है और मीडियम में एक अलग चार्ज होता है। इसके पीछे कौन सी मैकेनिज्म है, उसके लिए थ्योरी दिया गया है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। इस थ्योरी में कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन of colloids,
the ion which is in excess and common will be adsorbed by the particles of dp डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के द्वारा जो एक्सेस आयन होते हैं और कॉमन आयन होते हैं वे एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज का एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकुलर चार्ज depends upon the methods of preparation जिस मेथड से बनाया जा रहा है उस मेथड पे डिपेंड करता है कोलोइड पे चार्ज। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं, एक क्या 2-4 एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि when silver nitrate AgNO3 is added in Ki, then AgI इज ऑब्टेन्ड। जो सॉल्ट मिलेगा वो सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट हमें मिलेगा। अब हमें ये समझना है कि सिल्वर आयोडाइड जो है वो किस चार्ज को एडजॉर्ब करेगा, उस पर कौन सा चार्ज होगा, ये हमें समझना है। तो देखिए हमने लिया है AgNO3, निश्चित रूप से इसको डाला है KI के सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है जिसमें डाला है वो तो होस्ट है और जिसको डाला है वो तो गेस्ट है। आप ऐसे इस टर्म में समझिए। तो निश्चित रूप से होस्ट जो होंगे वो एक्सेस होंगे। होस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने कंटेनर में पहले से ले रखा था पोटेशियम आयोडाइड और उस पोटेशियम आयोडाइड में हमने मिलाया है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब ऊपर से हमने डाला 2-4 ड्रॉप या 2-4 मिलीलीटर हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो गेस्ट हुआ। निश्चित रूप से गेस्ट मिनिमम अमाउंट में होते हैं, मतलब वो लेसर अमाउंट में होते हैं। तो इनके डालने से जो सॉल्यूशन बना, जो रिएक्शन हुआ वो बना AgI प्लस KNO3। ठीक है, बनने दीजिए। इस AgI जो DP है, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यही है DP। तो इसमें Ag प्लस आयन है और प्लस I माइनस आयन है। एंड इन द एक्सेस कंपोनेंट, जो एक्सेस कंपोनेंट हमने लिया था KI, जो आयंस हैं वो K प्लस हैं और I माइनस है। तो निश्चित रूप से यही I माइनस आयन जो है वह कॉमन आयन हुआ और जो कॉमन आयन एक्सेस में होता है उसी का एडजॉर्प्शन होता है। तो यही आयन एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे, एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ DP, डिस्पर्स्ड फेज के सरफेस पे यही एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे, मतलब I माइनस एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे। और इसके एडजॉर्ब्ड होने से हमें निगेटिव कोलोइड मिलेगा। जो कोलोइड हमें मिलेंगे वो निगेटिव कोलोइड मिलेंगे।
इस तरह से हमें एक कोलोइड मिला जिस पर निगेटिव चार्ज है, और जाहिर सी बात है K+ रह जाएगा मीडियम में। तो हम ये कह दें कि I- इज एडजॉर्ब्ड बाई द पार्टिकल्स ऑफ dp and we get negatively charged colloid। हमें नेगेटिवली चार्ज कोलोइड मिल जाएगा, और जो K+ है वो रह जाएगा मीडियम में, रिमेन्स इन द डिस्पर्सन मीडियम, और इस तरह से हमें एक निगेटिव कोलोइड मिल जाएगा। तो आपने समझ लिया कि जो कॉमन आयन होते हैं, जो एक्सेस में है कॉमन आयन, उसी आयन का एड्जॉर्प्शन हो जाता है और इसके कारण किसी कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है और उसका अपोजिट चार्ज मीडियम में होगा। अब हम इसी को थोड़ा सा और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम होस्ट यहाँ बदल देते हैं, यहाँ होस्ट हम बदल देते हैं। तो होस्ट बदलने से क्या होगा ये समझ लीजिए। नाउ we add potassium iodide into the silver nitrate। पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट में हम डाल रहे हैं, Ki + AgNO3। निश्चित रूप से अब इस बार होस्ट कौन है? AgNO3। निश्चित रूप से ये एक्सेस में है और ये गेस्ट है। गेस्ट मतलब आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ इसको, तो ये बनाएगा फिर से AgI बनाएगा, तो वही AgI + KNO3, और ये जो पार्टिकल्स है dp के, पार्टिकल्स ऑफ dp जिसमें आयंस होंगे Ag+ और I-, लेकिन एक्सेस आयन, एक्सेस कंपोनेंट जो है वो तो है AgNO3 जिसमें आयंस है Ag++ NO3-। तो यहाँ पर कॉमन आयन कौन है? यही है कॉमन आयन। कॉमन आयन and it is adsorbed by the particles of dp and we get पॉजिटिव कोलोइड। अब हमें पॉजिटिव कोलोइड मिलेगा, इस पर एड्जॉर्प्शन किसका होगा? Ag+ का, और हमको मिल जाएगा पॉजिटिव कोलोइड, और इस तरह से हमें मिला पॉजिटिव कोलोइड। सॉल्यूशन में रह जाएगा NO3- इन मीडियम, इन डिस्पर्शन मीडियम द आयन NO3- इज लेफ्ट बिहाइंड। NO3- रह जाएगा, और ये एक्सप्लेन करता है कि कोलोइड जो है यहाँ पॉजिटिव कोलोइड मिलेगा हमें। तो ये बात हो गई कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज होगा, चार्ज किस नेचर का होगा कोलोइडल पार्टिकल्स पे। ये डिपेंड करता है कि हमारे बनाने का मेथड क्या है। जो एक्सेस आयन होगा और कॉमन होगा उसी का एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल और भी आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज FeCl3 is hydrolyzed
FeCl3 जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, तो FeCl3 प्लस 3H2O ये बनाएगा FeOH का होल 3, यही सॉल है, प्लस 3HCl। तो यहाँ पर जो कॉमन आयन है वो कौन सा है? कॉमन आयन Fe3 प्लस इज एडजॉर्ब्ड बाई the colloids and we get पॉजिटिव कोलोइड, और इस तरह से हमें पॉजिटिव कोलोइड मिलेगा। आप इन सारे एग्जाम्पल से एक बात समझ गए होंगे कि कोलोइड का जो नाम है वो हम रखते हैं, कोलोइड का जो पॉजिटिव कोलोइड नेगेटिव कोलोइड हम कहते हैं, उसका हमारा बेसिस होता है कहने का कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है। अगर डीपी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव कोलोइड होगा, डीपी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव कोलोइड होगा। हम लोग उसी के बेसिस पर उसका नाम रखते हैं। अब कहा कि जो चार्ज है डिस्पर्स्ड फेज पर कोई एक चार्ज, डिस्पर्सन मीडियम में उसका अपोजिट चार्ज है, तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा और उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में पोटेंशियल भी डेवलप होंगे। उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल कहा जाएगा, और उसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करते हैं। याद होगा आपको कि कंघी में भी जब चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज को हम एक एंड से मतलब वायर के थ्रू कैरी नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, at colloid, then negative charge will be in the medium। तो मीडियम में नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा, प्लस 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 प्लस, formation of the electrical double layer takes place। और इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा, hence there is potential between them, and it is known as the electrokinetic potential और जीटा पोटेंशियल। उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहेंगे चाहे जीटा पोटेंशियल कहेंगे, और यही कहलाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने से जो पोटेंशियल हुआ इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल कहेंगे। इस पोटेंशियल को हम इस पोटेंशियल के सहारे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम। यहाँ चार्ज जो डेवलप हुआ वो उसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी नहीं कर सकते। यह एक मैंने थ्योरी बताया आपको, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो चार्ज को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कोलॉइड्स में
कोलोइडल पार्टिकल्स पे एक चार्ज होता है और डिस्पर्सन मीडियम में दूसरा चार्ज होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थ्योरी आपको समझाया। एक और प्रॉपर्टीज है इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलोइड्स की एक प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए, एक सेटअप हम इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, इसमें हमने भरा हुआ है कोलोइडल सॉल्ट। कोलोइडल सॉल्ट, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगाया हुआ है। यह भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। यह भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल से मैंने जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। सभी लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़ाया आपको कि कोलोइड्स में कोलोइडल पार्टिकल्स पे एक चार्ज होता है और मीडियम में अपोजिट चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे, इलेक्ट्रोड हमने लगाया है इस पर, तो होगा क्या कि कोलोइडल पार्टिकल्स एक तरफ मूव करेंगे और मीडियम दूसरी तरफ मूव करेंगे। इसी मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। मैं ये बात यहाँ लिख देना चाहूँगा कि देयर इज ए चार्ज, द पार्टिकुलर चार्ज at colloids and opposite charge in the medium, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें अपोजिट चार्ज होगा। कहता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा। On applying electric field, the components of colloidal salt, कौन कौन, dp एंड dm, यही तो दो कंपोनेंट्स हैं, विल मूव टुवर्ड्स देयर अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो मूव करेगा और इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दिस मूवमेंट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन हो गया, मूवमेंट ऑफ कोलोइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करा रहे हैं तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करेगा तो सारे के सारे कोलोइड्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। वैसे भी रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो कोगुलेशन ही होता है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कराते हैं इज द कोगुलेशन।
तो वो कोगुलेट कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज होगा और कोगुलेट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का फाइनल रिजल्ट जो है वो कोगुलेशन ही होगा। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोगुलेशन देखा होगा आपने आसपास में, कोगुलेशन एक कॉमन फिनोमेनन है। जैसे कोई गंदा पानी है, उसमें थोड़ा सा फिटकिरी डाल दिया, एलम डाल दिया, तो देखिएगा कि जो भी गंदगी है पानी की वो सब पेंदी में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। एक सबसे फिनोमेनन जो कॉमन है वो है कि दूध में 2 बूंद दो बूंद नींबू का रस डाल दीजिए और देखिए दूध में वो बटर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये कहलाता है कोगुलेशन। शेविंग करते समय कट जाता है, कहीं ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ पर थोड़ा सा एलम लगा देते हैं, छनछनाता तो है, दर्द तो करता है, लेकिन वहाँ ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वो कहलाता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का मतलब हुआ एग्रीगेशन, जम जाना, प्रेसिपिटेट डाउन हो जाना, ये कहलाता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का डेफिनेशन हुआ कि प्रेसिपिटेशन और एग्रीगेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑन एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी भी कोलॉइड्स में, जितने भी कोलॉइड्स हैं उसमें कुछ खास चार्ज होता है, तो उस कोलॉइड्स में थोड़ा सा हम अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला दें और इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उसको सेक कर दें, तो निश्चित रूप से जो भी पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो कोगुलेट हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेटेड डाउन हो जाएंगे, और हम लोग इसी को कहते हैं कोगुलेशन। ये कोगुलेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स on adding a small amount of electrolyte is coagulation और फ्लक्चुएशन। कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन उसको कहते हैं। कोगुलेशन का दूसरा नाम फ्लक्चुएशन भी है। कोगुलेशन को एग्रीगेशन भी कह सकते हैं आप। एग्रीगेशन मतलब ये हुआ कि एक साथ जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, हम इसी को कहते हैं कोगुलेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। ऑन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, a small amount of alum in the dirty water जो डर्ट्स होते हैं गेट सेटल्ड डाउन, यह कोगुलेशन हुआ। एक एग्जाम्पल। दूसरा, on adding few drops of lemon juice into milk, the butter and water are separated out, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। ऑन अप्लाइंग एलम एट द कट्स, bleeding stops
ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कोगुलेशन के। ये सब कोगुलेशन हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, ये कॉमन फेनोमेनन है और ये कोगुलेशन हो रहा है। इवन कि आजकल जो सप्लाई होता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल, वो भी ब्लू कलर का होता है। कभी अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो देख लीजिए, अगर उसमें थोड़ा सा एलम डालिएगा तो सारा का सारा ब्लू कलर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वो मिट्टी तेल कलरलेस हो जाएगा। तो ये कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। तो कोगुलेशन बड़ा ही कॉमन फेनोमेनन है। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में पहले समझा लूँ। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन होता कैसे है? हम सभी लोग जानते हैं कि कोलॉइड्स में in the colloidal mixture there is the particular charge at the particles of dp, पार्टिकल्स ऑफ डीपी, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर एक खास चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो A+ और B- दोनों ही चार्ज होते हैं। तो कहता है कि ऑन adding electrolyte to the colloid, the particles of dp adsorbs its opposite ion and gets neutralized, और वह न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा वो एग्रीगेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो कोगुलेशन का मैकेनिज्म ये हुआ कि जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज समाप्त हुआ, चार्ज समाप्त होते कोगुलेशन हो जाना है, एग्रीगेशन हो जाना है, फ्लक्चुएशन हो जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पॉजिटिव कोलॉइड है कोई, जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव कोलॉइड है, फॉर ए पॉजिटिव कोलॉइड anions are responsible for coagulation। कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनायंस। ठीक वैसे ही अगर कोई निगेटिव कोलॉइड है तो उसको कटायन कोगुलेट करेगा। सिमिलरली फॉर ए नेगेटिव कोलॉइड्स the cations are responsible for coagulation। कोगुलेशन के लिए कटायंस रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर
कोई कोलोवाइड निगेटिव है तो ठीक बात है। तो यहाँ पर जो आयंस होते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक पॉजिटिव कोलोवाइड है, हीमोग्लोबिन इज ए पॉजिटिव कोलोवाइड, ये एक पॉजिटिव कोलोवाइड है, तो इसके कोगुलेशन के लिए अनायंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अनायंस हो सकता है Cl माइनस हो, अनायंस हो सकता है SO4 माइनस माइनस हो, अनायंस हो सकता है PO4 3 माइनस हो। ये अनायंस कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन। इस हीमोग्लोबिन के कोगुलेशन के लिए ये सारे के सारे अनायंस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनका पावर जो है, कोगुलेटिंग पावर, ये अलग अलग होगा। उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग एक लॉ दिया गया है, हार्डी-सुल्जे लॉ। कोगुलेटिंग पावर ऑफ different ions can be expressed by हार्डी-सुल्जे लॉ। एक लॉ है हार्डी-सुल्जे लॉ। यह लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, कोगुलेटिंग पावर उतना अधिक होगा। According to this law, higher is the charge at the ions, greater will be the coagulating power. यही स्टेटमेंट है हार्डी-सुल्जे लॉ का। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव कोलोवाइड, द कोगुलेटिंग पावर वैरी करेगा। Cl माइनस का सबसे कम, SO4 माइनस माइनस का उससे ज़्यादा, PO4 3 माइनस का उससे ज़्यादा, और FeCN का होल 6 4 माइनस का सबसे ज़्यादा। देखिए, जितना ज़्यादा चार्ज है, कोगुलेटिंग पावर उतना अधिक है। ठीक वैसे ही फॉर कोगुलेशन ऑफ निगेटिव कोलोवाइड, कोगुलेटिंग पावर जो होगा वो Al3 प्लस का सबसे ज़्यादा, Mg प्लस प्लस का उससे कम, और तब Na प्लस का। चार्ज ज़्यादा होगा, कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, कोगुलेशन वैल्यू। ये भी समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है, एक आयन, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स हैं उनको उनका कोगुलेटिंग पावर कोगुलेशन वैल्यू से भी एक्सप्रेस किया जाता है, कोगुलेशन वैल्यू से।
the amount of an electrolyte in millimole per liter required to coagulate a colloid in 2 hours. 2 hours is known as coagulation value. कोगुलेशन वैल्यू आप समझ लीजिए, अगर कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा हुआ इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में हम कहेंगे कि उसका कोगुलेटिंग पावर कम है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोगुलेटिंग पावर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कोगुलेशन वैल्यू के। ठीक, तो ये कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन या एग्रीगेशन के बारे में आपको बताया। हम कोगुलेशन करा कैसे सकते हैं? मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन कैसे करा सकते हैं? उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और आपने देखा भी कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कोगुलेशन होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कोगुलेशन हुआ या इवन कि दूध को भी अगर पेड़ा जाता है, यूँ कहते हैं उसको चर्निंग ऑफ मिल्क, तभी मक्खन अलग हो जाता है। तो एक स्लाइट डिस्टरबेंस से भी हम करा सकते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन कराने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे और उसमें बहुत सारी नई नई बातें भी सामने आएंगी। पहला, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कहता है कि एक निगेटिव कोलोइड ले लीजिए प्लस एक पॉजिटिव कोलोइड ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। मिलाइएगा तो कोगुलेशन होगा। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कहलाया। तो एक पॉजिटिव कोलोइड एक निगेटिव कोलोइड मिलकर न्यूट्रलाइजेशन होगा उसमें, और जब न्यूट्रल बनेगा तो सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और पास आते ही वो कोगुलेट कर जाएंगे, कोगुलेशन हो जाएगा। यही कारण है कि जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक्स प्लेस where two rivers meet. जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा इलाहाबाद में जो है संगम पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बना है। तो डेल्टा कैसे बनता है ये समझा दूँ कि जो नदियाँ हैं वो अलग अलग इलाके से मिट्टी बहा के लाती हैं। तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो भी कोलोइडल नेचर के हैं, उस पर एक पार्टिकुलर चार्ज होंगे। तो अलग अलग रीजन से जो मिट्टियाँ बहा के लाई जाती है उस पर अलग अलग चार्ज होते हैं। तो दो नदियाँ जो मिट्टी बहा के ला रही हैं वो अलग डिफरेंटली चार्ज कोलोइड्स ला रही हैं। जब वो मिलती हैं तो वहाँ पर कोगुलेशन होता है।
कोगुलेशन होने से मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, और वहाँ जहाँ दो नदियाँ मिलेंगी वहाँ डेल्टा का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कोगुलेशन होता है मिट्टी का। दूसरा, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर भी आप कोगुलेशन करा सकते हैं। बताया ही, शुरू में ही बता दिया कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिट आयन है, क्लोराइड पर सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अनायन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा और कोगुलेशन होगा। तो यहाँ भी कोगुलेशन होता है। यहाँ कहा जाता है कि एक नदी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा takes place where a river meets ocean। जहाँ समंदर से नदियाँ मिलती है वहाँ भी डेल्टा का निर्माण होता है, और उसका कारण है कि नदियाँ जो मिट्टी बहा कर ला रही हैं वो कोलोइड है, और समंदर में तो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो मिट्टी का ढेर वहाँ जमा होने लगता है जिसके कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो फिर वहाँ भी डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस, ये शुरू में ही पढ़ाया है आपको। परसिस्टेंट डायलिसिस, अगर डायलिसिस जो है प्रोलॉन्ग्ड हो, डायलिसिस करते समय अगर बहुत ज़्यादा देर तक डायलिसिस कर दिया है तो वहाँ क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उसके सरफेस पे वो वाश आउट हो जाते हैं, और उनके वाश आउट होने से फिर कोगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो कोलोइड्स की स्टेबिलिटी भी नहीं है। कोलोइड्स की स्टेबिलिटी तभी तक है जब उसमें चार्ज है। तो जब चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोगुलेशन होना लाजमी है, और इसीलिए वहाँ कोगुलेशन हो जाता है। तो फिर से आपने समझ लिया कि परसिस्टेंट डायलिसिस से भी कोगुलेशन हो सकता है। अभी जस्ट पढ़ाया मैंने एक मेथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो सकता है, ये समझा चुका हूँ। चौथा, बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी चर्चा किया हमने कि इसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करेंगे तो सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, हो ही जाएंगे, और तब कोगुलेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोगुलेशन हो सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं। आप कोगुलेशन के मेथड के बारे में बात क्या करना कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो कोगुलेशन होगा, परसिस्टेंट डायलिसिस से इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगा कोगुलेशन। एक अलग से हमको ये समझना है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स बताया था पहले में ही कि लायोफोबिक कोलोइड्स अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनका कोगुलेशन कराना बड़ा आसान है। लेकिन लायोफिलिक कोलोइड्स के केस में वो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं, इसलिए उनका कोगुलेशन कराना ज़रा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक कोलोइड्स के चारों तरफ, पहले मैं लिख दूं कि लायोफिलिक कोलोइड्स आर comparatively more stable, so it is difficult to coagulate them, उनको कोगुलेट कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसका कारण है कि ये जो लायोफिलिक कोलोइड्स हैं इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है। देयर इज
ए प्रोटेक्टिव शीथ मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है अराउंड द लायोफिलिक कोलोइड्स। लायोफिलिक कोलोइड्स के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच कहिए होता है। तो उसको कोगुलेट कराने के लिए हमें उस शीथ को तोड़ना होगा। वी हैव टू ब्रेक दिस शीथ टू कोगुलेट। तो वैसा करने के लिए हमें करना क्या है कि लायोफिलिक कोलोइड लेना है। लायोफिलिक कोलोइड को बॉयल करना है। बॉइल्ड विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ जैसे इसको बॉयल कीजिएगा उसका शीथ टूट जाएगा और तब उसमें ऐड करना है एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और तब जाके वो कोगुलेट होगा। तो लायोफिलिक कोलोइड्स को कोगुलेट कराने के लिए हमें ये प्रोसेस अपनाने होंगे जो कि एक स्टेबल कोलोइड्स हैं। तो निश्चित रूप से मुश्किल होगा उसका कोगुलेशन। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है आज कोगुलेशन। नेक्स्ट ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोलोइड्स के प्रोटेक्शन की। जैसे कि लायोफोबिक कोलोइड्स अनस्टेबल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। मैंने समझाया भी है, प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स के बारे में चर्चा भी की थी। प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसी के प्रोटेक्शन में हम लोग समझेंगे गोल्ड नंबर क्या है ये समझेंगे। और तब एक लास्ट टॉपिक होगा इमल्सन और कोलोइड्स अराउंड अस या एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स। ये टॉपिक्स जो हैं वो बच गए हैं, तो एक लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगेगा। हम लोग एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और मैं अपने नए व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।